Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. आज हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन एक डेवलपमेंट हो रखी है हमारे आसपास जिसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से काफ़ी संख्यक लोग जो हैं इज़राइल में जाने के लिए रेडी हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, कंस्ट्रक्शन काम में शामिल होने के लिए। ये न्यूज़ में है क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए पूरे दुनिया भर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन वो पूरे दुनिया भर के हर एक कंट्री में है। तो हमारे यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो मात्रा है वो दिखाई दे रहा है। मोर और लेस इट इज़ देयर, गवर्नमेंट की डेटा है, ठीक है। सो व्हाई दिस सडन अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ पीपल हु आर इन डायर नीड ऑफ गोइंग आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री। कौन ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर जाना चाहते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो आपका ऐसे टेंशन वाले माहौल में जाना चाहते हैं? इजराइल और गाज़ा में जो आपका परिस्थिति चल रहा है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कौन लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर जो है काम करने के लिए जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। और इस पर क्या कानून है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, व्हाट आर द लॉज दैट आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग कानून क्या कहते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। सो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गवर्नमेंट ने काफ़ी संख्यक लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। दे आर रिक्रूटिंग वर्कर्स। क्यों? ये लोग जाना चाहते हैं कहाँ पर? इजराइल में, ठीक है। अब जैसे इजराइल यहाँ पर आ गया, नाउ ये आपके लिए ज़रूरी क्या क्या हो जाएगा, इजराइल का लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। लोकेशन आपको जानना पड़ेगा। उसका जो आपका नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सा है ये आपको जानना पड़ेगा। इजराइल के अंदर कोई लैंड बॉडीज़ हैं क्या? इजराइल जो है आपका कौन से सी के साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप जब भी इजराइल हमारे कोई भी एक लेक्चर में आता है या फिर कोई भी कंट्री अगर आता है उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये कौन करवा रहा है? एक तो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, ये साथ में मिलाकर क्या कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड जो है उसको मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जो हम लेबर की बात करें, ठीक है, लेबर की बात करें, वीमेन की बात करें, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ एग्रीड स्टैंडर्ड है, एग्रीड प्रोसीजर है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फॉलो करते हुए दे आर रिक्रूटिंग दिस वर्कर्स, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, लगभग 10,000 वर्कर्स को अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। NSDC जो है इट प्रोमोट्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर्स टू एक्सप्लोर न्यू हॉराइजन्स अब्रॉड। तो ये चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो भी भाई कुछ उनके भी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो, है ना, वो भी कुछ नए जगह में जाए। भाई नए जगह में जाना ज़रूरी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नए जगह इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वॉर जोन में भेज दें। तो ये लोग तो जा रहे हैं वॉर जोन में, इसलिए एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट बनेगा। इसलिए हम लोग के, हमें और आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करें, ट्रेड यूनियन लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन क्या होता है? जो भी आपका वर्कर्स की या फिर ट्रेडर्स का जो आपका ग्रुप होता है, समूह होता है, वो लोग इसको क्या कर रहे हैं, आपका अपोज कर रहे हैं। कैसे? दे अपोज द मूव साइटिंग वायलेशंस ऑफ इमिग्रेशन रूल। जो हमारे यहाँ से लोग बाहर जाने की जो प्रक्रिया होता है उसका एक पर्टिकुलर रूल होता है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आएगा, एक आएगा एमिग्रेशन, दूसरा होगा इमिग्रेशन। पहले तो आप ये शब्द का मतलब समझे। एमिग्रेशन में क्या है, आपका ई से शुरू हो रहा है, तो मान लीजिए कि ई मतलब कि एग्जिट की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही है। इमिग्रेशन आई से क्या है, इंडिया, मतलब इंडिया में क्या आ रहा है। इमिग्रेशन मतलब इसका एम के जगह अगर इन एंड सोच के रखेंगे तो इसके इनिग्रेशन भी बोल सकते हैं, मतलब इन आ रहा है। तो याद रखने का तरीका है, तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये 2 शब्द का भी मतलब आपको याद रहना है। तो ट्रेड यूनियन लोग बोल रहे हैं कि जो इमिग्रेशन रूल है उसको भी वायलेट किया जा रहा है। और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आर्ग्यू दैट सेंडिंग वर्कर्स टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कॉन्ट्राडिक्शंस इंडियन इथोस। तो आप वर्कर्स को कहाँ भेज रहे हैं, एक वार तनावपूर्ण जगह में भेज रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोगों का जो राइट है वो आप, ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती ख़राब स्थिति में उनको डाल रहे हैं, ठीक है। अब NSDC क्या है, ठीक है, NSDC का नाम आ गया तो इसके बारे में जानना जरूरी होगा। इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पर कई सारे शब्द हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ये होता है कि इस कंपनी से जितने भी आपका प्रॉफिट आएगा वो
इसके अंदर जो लोग भी शामिल है वो लोग उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. दिस प्रॉफिट विल बी फर्दर इन्वेस्टेड इन द कंपनी ओनली. ठीक है, जिस कंपनी से वो प्रॉफिट निकल रहा है उसको अपने ही प्रोसेस में इसको यूटिलाइज कर लेना. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट आपको आपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बल्कि वो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए. सो मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एस्टेब्लिश्ड एनएसडीसी. एनएसडीसी को किसने एस्टेब्लिश किया, ये आपको एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है. हु दिस एनएसडीसी वर्क्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ठीक है, इस तरह के शब्द बोल देगा, बट यू नीड टू नो दैट इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया गया था. कि इस मॉडल पे पीपीपी मॉडल पे बनाया गया था. तो आपको दूसरा ये एक स्टेटमेंट हो सकता है कि एनएसडीसी ये एक होली प्राइवेट या फिर होली गवर्नमेंट बॉडी है. द आंसर इज ट्रिपल पी. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, होल्ड्स 49% ऑफ एनएसडीसी शेयर कैपिटल, वाइल द प्राइवेट सेक्टर होल्ड्स रिमेनिंग 51%. अब जो इसका टोटल जो ऑनरशिप है इसमें 49% गवर्नमेंट के पास है. अगर 49% गवर्नमेंट के पास है, इसका मतलब कि इसका जो ओनर है गवर्नमेंट नहीं है, इसका ओनर कौन हो गया, प्राइवेट हो गया. ठीक है, और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के पास अगर 51% होता, ठीक है, और प्राइवेट के पास 49% होगा, इसका ओवरऑल कंट्रोल या फिर जो भी है आपका ऑनरशिप किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा. अब अभी आप हाल ही में आपने एलआईसी का न्यूज़ सुना होगा कि एलआईसी में गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही एक सेकेंड, भाई सब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं, हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको वो बनाया जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है. तो ये इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं. लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा वो है नीति आयोग है, नीति आयोग इसके लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है. वो शब्द क्या है, ये बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. क्या, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे. अगर मान लीजिए कि सरकार के हाथ में क्या है, आपका 51% है और प्राइवेट के हाथ में 49% है. तो ये अभी आपको जानना पड़ेगा कि पीपीपी मॉडल क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा. चलिए, तो एनएसडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आता है. इसका गोल क्या है, ये भी देख लीजिए. गोल कि टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ पीपल इन इंडिया. लोगों की स्किल है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है. ठीक है, स्किल को हमें इम्प्रूव करना है. इट डज दिस बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स इन स्किल डेवलपमेंट. तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी क्या किया जाता है, इन्वाइट किया जाता है कि आप भी इसमें शामिल हों और आप जो है क्या करें, जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट में मदद करें. ठीक है, टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारी चीज़ें एनएसडीसी जो है करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो हम लोग कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन को लेकर क्या रूल्स है. रजिस्ट्रेशन ऑन ई माइग्रेट पोर्टल, एक क्या होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक पोर्टल है. क्या है, एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ई माइग्रेट करके एक पोर्टल है, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप बाहर जाने की कोशिश करें. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा, वो सारी चीज़ तो रहना ही पड़ेगा. उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, उसमें रजिस्टर कर पाएंगे. ठीक है, वर्कर्स गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और प्लेसेस विदाउट सफिशिएंट लेबर प्रोटेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ई माइग्रेट पोर्टल्स. अगर ये लोग अनसेफ इलाके में जा रहे हैं, किस इलाके में, अनसेफ इलाके में, तो वैसे में इनको ई माइग्रेट पोर्टल में अप्लाई करना पड़ेगा. अब आपको आप पूछेंगे सर क्यों भाई, क्यों कोई भी इंसान ऐसे स्थिति में क्यों जाएगा कि उनको जब दिख रहा है कि वहाँ पर सिचुएशन डायर है, सिचुएशन सीरियस है, वैसे सिचुएशन पे लोग क्यों जा रहे हैं. तो इसमें एक न्यूज़ चैनल ने उनको सवाल पूछा था, एक ऐसे वर्कर को, और वो वर्कर बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को गरीबी ने हम लोगों को पकड़ा है और गरीबी के चलते हमारा ऐसा हाल है कि हम मर जाएंगे. तो इट इज़ बेटर टू डाई वाइल आई एम वर्किंग रादर देन डाई ऑफ स्टार्वेशन. तो भूख से मरने से बेहतर है काम करते करते मर जाए, इस तरह की चीज़ था. तो
अनसेफ जोन में अगर जा रहे हैं आपको ई माइग्रेट पोर्टल में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, ई माइग्रेट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014, ये एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप से जो मामला होता है वो होम अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब भी हम लोग दूसरे कंट्री की बात करें, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी से वैसे सिचुएशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आता है। ये जो पोर्टल है ई माइग्रेट पोर्टल, इट इज़ अ डिजिटल पोर्टल दैट एम्स टू स्ट्रीमलाइन द इमिग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। जो बाहर जाने की जो भी आपका तमाम प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, इट इज़ मेड ईजियर। It allows workers to create profiles, register employment contracts and obtain immigration clearance. तो यहाँ पर वर्कर क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ पर अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी डिटेल्स उसको डालते हैं और डालने के बाद इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। अब ये जो इवेंट हो रहा है, लोग जो बाहर जाने की कोशिश करें, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये ज़रूरी क्यों है, ये हमारे लिए यहाँ पर अटेंशन देना क्यों ज़रूरी है। देखिए, लेबर रूल्स एंड लीगल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, ये सारे लोग अगर बाहर चले जाएंगे, वर्कर्स ट्रेवलिंग टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द ई माइग्रेट पोर्टल, बट इजराइल इज़ नॉट द ECR लिस्ट। जो इजराइल है ECR लिस्ट में नहीं है। अब ECR लिस्ट के यहाँ अब आगे जाके देखेंगे, ठीक है, तो ECR लिस्ट में नहीं है। तो वैसे कंट्री में अगर जाने के लिए अगर आप ई माइग्रेट पे वो कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कंट्री आपके लिस्ट में हिस्सा नहीं है। द रिक्रूटमेंट वायलेट्स प्रोविजंस ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट विथ वर्कर्स पेइंग फीस टू NSDC, फ्लाइट कॉस्ट एंड अदर चार्जेस। तो यहाँ पर वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आपको NSDC को फ़ी पे कर रहे हैं, फ्लाइट कॉस्ट भी दे रहे हैं, उसका और भी बाकी जो भी ट्रेवलिंग खर्चा, वो सारे खर्चे भी वो वर्कर उठा रहे हैं, जो कि इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ जाता है, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है। फिर अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की बात करें, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड दैट इज़ इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब भी हम लेबर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आता है वो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड ILO कन्वेंशन ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फैक्ट है कि इंडिया ने ILO का जो आपका कन्वेंशन है ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, उसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है, उसका इंडिया मेंबर नहीं है। विथ इजराइल रेटिफाइड द माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन इन 1953, और इजराइल इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। डिस्पाइट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सप्रेसेस सेटिस्फेक्शन विद इजराइल्स लेबर स्टैंडर्ड्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो MEA हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे वर्कर्स इजराइल में जाएंगे, उनके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हालत इतना भी बुरा नहीं है। ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। तो इमिग्रेशन एक्ट के नाम कई बार आया, इमिग्रेशन एक्ट के हम बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इमिग्रेशन एक्ट के बारे में भी आपका देखना, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इमिग्रेशन एक्ट कब लाया गया था, 1983 में लाया गया था, ठीक है, 1983 में। इट रेगुलेट्स इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एज वेल एज सर्टेन प्रोफेशनल्स, ठीक है, जैसे नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये तमाम तरीके के लोगों की जो आपका क्रॉस बॉर्डर जो आपका मूवमेंट है, उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है थ्रू दिस एक्ट, ठीक है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और बाकी प्रोफेशनल जो है, इस तरह के लोगों को किया जाता है। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके जो काम करने के लिए जा रहे हैं, उस तरह के लोगों के लिए सेफ्टी क्या है, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ सेफ्टी, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ रूल्स इन प्लेस, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स that is followed. So for the we'll see that ILO के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, but before that ILO क्या करता है, it sets international labor standards and conventions to protect the rights of the migrant workers, कि जो migrant workers हैं, ठीक है, उन लोगों की जो राइट है, उनकी जो आपका लेबर स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में एक वो है आपका डॉक्यूमेंट्री है, द अमेजन एम्पायर्स करके, ठीक है, अमेजन एम्पायर करके। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमेजन की जो फैसिलिटी है, जो USA में जो है, जो न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा फैसिलिटी है, वहाँ पर लोगों की जो वर्किंग जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा टेडियस है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूरा दिन भर खड़े रहते हैं वहाँ पर, उनको बहुत गर्मी में काम करना पड़ता है, जितने भी सारे AC हैं उनके प्लांट में, इट इज़ नॉट एडिक्वेट, ठीक है। तो जो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो लेबर स्टैंडर्ड है, ये क्या हो रहा है, आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लेबर स्टैंडर्ड इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखना पड़ेगा।
तो ILO मेंटेन करते हैं कि लेबर स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी मेंटेन कर रही है कि नहीं, कोई कंट्री उसको अफोर्ड कर रही है कि नहीं, ये ILO देखता है और उसके साथ साथ जो लेबर का वर्कर का जो राइट है उसको भी इंश्योर करते हैं। सो कन्वेंशंस लाइक माइग्रेशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1907, माइग्रेंट वर्कर्स सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशन ये द हिंदू में भी अभी डिस्कस किया गया, आगे जाके भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे कन्वेंशन ILO का है। उसके अलावा क्या है, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन GCM, ये क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन माइग्रेशन, ठीक है। कोई भी अगर माइग्रेट कर रहे हैं उसमें अगर कोई इशू हो रहा है तो 2 से ज़्यादा कंट्री, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, ये सब आपस में मिलकर क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और अगर वर्कर्स को कोई बेनिफिट हो रहा है, वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसके लिए भी कोऑपरेशन कर सकता है। अगर वर्कर्स कोई दूसरे कंट्री में गया है, वहाँ पर कोई इशू इमर्ज हुआ है, ठीक है, उस इशू को भी रिजोल्व करने के लिए कोऑपरेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं UN GCM में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड एनहेंस देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो एक वर्कर्स की जो आपका समाज में जो आर्थिक स्थिति में जितना कंट्रीब्यूशन उसको भी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अगर हम बात करें, ये क्या है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज एडवाइसेस एंड ऑन इमिग्रेशन टू गवर्नमेंट्स एंड माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, IOM जो है आपका गवर्नमेंट है या फिर माइग्रेंट्स है, उनको क्या करते हैं, सर्विसेज या फिर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। फोकसेस ऑन एंश्योरिंग ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन, जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, उनके साथ बहुत गलत ना हो। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, आप मान लीजिए कि, ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या है, आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये क्या है, आपका यूरोप है, और अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या है, छोटा सा क्या है, आपका स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आई थिंक, यस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 13 किलोमीटर, ओनली 13 किलोमीटर लॉन्ग क्या है आपका यहाँ पर पानी है, और बहुत सारे लोग अफ्रीका से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तैर के चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आपने अभी क्या, डंकी मूवी आया है, डंकी मूवी अगर आपने देखा होगा, उसमें दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि लोग इंडिया से कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते डंकी रूट के थ्रू, मतलब कि उनके वो फ्लाइट नहीं लेते हैं, पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से होते होते वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो ये इनह्यूमन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे लग रहा है कि एनिमल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो ऐसा ट्रांसफ़र ना हो। इट शुड बी ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। जो माइग्रेशन हो रहा है ये क्या होना पड़ेगा, मानविक होना पड़ेगा, मानविक होना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, CMW की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, जो आपका माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, और उनकी फैमिली के राइट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन है। उसके अलावा ये जो वर्किंग कंडीशन है, सोशल सिक्योरिटी, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ बेनिफिट्स है कि नहीं, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आपको आपके फैमिलीज़ को कुछ मिलेगा कि नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और इनके साथ किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। वर्कर्स का आप बोल रहे हैं कि 8 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, आइए आप UAE में आइए, वहाँ पर जाने के बाद आप जो है उनसे 12 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करवा रहे हैं, और उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। तो इस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए CMW काम करते हैं। बायलैटरल और रीजनल एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि आपका 2 कंट्री आपस में मिलके क्या करते हैं, माइग्रेंट वर्कर की जो राइट है उसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, माइग्रेंट वर्कर के हित में काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो many countries enter into bilateral or regional agreements to protect the rights of the migrant workers. These agreements often include provisions for fair wages, कि अच्छा मजदूरी कितना होगा, जो काम करने का जो हालत है, जो सिचुएशन है, जो काम करने के एनवायरनमेंट है वो अच्छा करना पड़ेगा। NGO की अगर हम बात करें, NGO प्ले ए क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। ऑफकोर्स हर जगह पे NGO क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे जो हम आम तौर पे जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उन सारे चीज़ों को हम क्या देखते हैं, NGO लोगों के सामने लेके आता है, पब्लिक नॉलेज में लेके आता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क की बात करें, आपने देखा होगा जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर कहीं पर भी होता है, ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए। तो माइग्रेंट लेबरर जो है, माइग्रेंट वर्कर जो हैं, उनका भी क्या है, ह्यूमन राइट्स उतना ही जितना मेरा और आपका है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे UDHR, ठीक है, UDHR यूनाइटेड
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, ये माइग्रेंट वर्कर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ILO कन्वेंशन की जब हम लोग बात किया, क्या क्या बात किया, एक तो हो गया माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन, दूसरा माइग्रेंट वर्कर्स सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कन्वेंशन। ये जो है, तो ये क्या कहते हैं कि ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, माइग्रेटरी लेबर के ऊपर है। सो इट रिगर्स रेटिफाइंग स्टेट्स टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये बोलते हैं अगर कोई भी कंट्री इस कन्वेंशन को साइन करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके उस कंट्री में जो इंटरनेशनल वर्कर है उनको आने का इजाज़त देना पड़ेगा। तो इंडिया अभी तक इसको क्या नहीं किया है, इंटरनेशनल जो आपका वर्कर है उनको इजाज़त देना पड़ेगा। इंडिया ILO का पार्ट नहीं है इस कन्वेंशंस का, ठीक है। एंड फ्री असिस्टेंस एंड इन्फॉर्मेशन, तो लोगों को आपको क्या करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और माइग्रेंट वर्कर्स की जो आपका तमाम चीज़ें हैं जो उनके साथ गलत ना हो, उनको कोई मिसलीडिंग, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करना पड़ेगा। उसके अलावा माइग्रेंट वर्कर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कन्वेंशन की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स फॉर मेजर्स टू कॉम्बैट क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल माइग्रेशन, किसी भी तरीके की इलीगल माइग्रेशन ना हो, लोगों की ज़िंदगी खतरे में ना आ जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम सेटिंग फोर्थ द जनरल ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स। तो सबकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स हर किसी की क्या है, आपका नेचुरल राइट है, ठीक है, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते, उसको हम क्या नहीं कर सकते, ट्रैम्पल डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। डेटा की अगर हम बात करें, एज पर द अवेलेबल डेटा देयर आर अराउंड 13 मिलियन इंडियन नेशनल्स अब्रोड इंक्लूडिंग लेबरर्स, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। लगभग 1.3 करोड़ इंडियन लोग जो है आपका बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, जो सरकारी डेटा के अनुसार अगर हम बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक डाटा मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कंसर्निंग इंडियन वर्कर्स होल्डिंग इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ECR पासपोर्ट जिसकी ज़रूरत है उस तरह के लोगों के डेटा मेंटेन करते हैं। एंड प्रोसीडिंग फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ई-माइग्रेशन पोर्टल टू एनी ऑफ द 18 ECR कंट्रीज। ECR में 18 कंट्री है, ठीक है। ECR जो है आपका इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें उसमें 18 कंट्री है, जिसमें इजराइल नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा था। द मिनिस्ट्री डज नॉट मेंटेन इंडस्ट्री वाइज डेटा ऑन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इंडिया के जो लोग कौन इंडस्ट्री में कितना काम करते हैं उसके लिए कोई डेटा नहीं मेंटेन रखते हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड देखेंगे, लीगल चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसका हमें देखना पड़ेगा कि जो ट्रेड यूनियन है ये लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। उनके अगर कोई भी लेबर स्टैंडर्ड वायलेट हो रहा है उसको सामने रखने के लिए, तो उन सब चैलेंजेस को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट्स स्टैंड ऑन इजराइल्स लेबर लॉज इज मेट विद स्केप्टिसिज्म फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। तो गवर्नमेंट की जो भी बातें हो रही है इजराइल सरकार के साथ, उसको लेकर लोग थोड़ा सा क्या है, आपका संदेहपूर्ण है। तो उसको भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर किसी भी तरीके की फाउल प्ले नहीं हो सकती। इसे यहाँ पर लोगों की जो ट्रस्ट है उसको और गेन करने की कोशिश करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड माइग्रेशन पॉलिसीज, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपका लेबर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उन तमाम स्टैंडर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको आप होल्ड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, एज पर ILO कन्वेंशंस स्ट्रेस कोऑपरेशन अमंग नेशंस टू कॉम्बैट मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा रिलेटेड टू माइग्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ECNR क्या होता है, देखिए ECR जो होता है इट इज़ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। देखिए अभी जब भी हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, इतने जब प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं तो सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ पाएंगे, है ना, कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, लोगों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना बेचा जाए, लोग अगर वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, लोग जो अगर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं वहाँ उनके साथ किसी तरीके की गलत ना हो, उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में। तो ECNR क्या होता है, ECR इज इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड इफ एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर इज नॉट ए 10th स्टैंडर्ड पास दे रिक्वायर ECR। अगर 10वीं तक भी नहीं पढ़ाई किया है तो उनको ECR चाहिए, ECR होना पड़ेगा उनको। इट मीन्स दे नीड स्पेशल सेफगार्ड्स लाइक proper and valid work permits and work visas agreements etc. between their employer in the foreign country where they want to go। तो अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th पास भी नहीं किया और वैसे में वो दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं वर्किंग करने के लिए, तो उनको कौन रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। To be ensured by an officer called Protectorate of Immigrants in India, like that of the Passport Office, Visa Consulate, इस तरह से ये लोग भी काम करते हैं। ECNR की अगर हम बात करें, ये क्या है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और 10th स्टैंडर्ड पास किया है या फिर उससे ज़्यादा है और वो गल्फ या फिर अफ्रीकन या फिर दूसरे गरीब कंट्री में जाना चाहता है, तो ऐसे में क्या करना है, दैट
दे आर गोइंग एट देयर ओन रिस्क, ठीक है, विच मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एन इमिग्रेशन चेक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जो इमिग्रेशन लॉ के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू इन देयर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।